ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम काफी कुछ देख चुके हैं, जैसे SN1 रिएक्शंस, SN1 रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ देख चुके हैं। और उसी के साथ साथ ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कुछ रिएक्शंस भी कर चुके हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इस स्टीरियो का क्या मतलब होता है? इस स्टीरियो का मतलब होता है दैट 3D अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल को 3D में अरेंज करना। 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखते हैं इसे समझने पहले बहुत स्टार्ट से, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। आपने ऑर्डिनरी लाइट देखी है जो हमारे घरों में भी यूज होती है, बिल्कुल। जब हम अपनी लाइट्स को ऑन करते हैं तो उन लाइट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होने की वजह से वो लाइट इस तरह से हर जगह जाती है, हर कोने कोने में ऐसे क्या करती है, ये हर जगह जाती है। ये है हमारी एक ऑर्डिनरी लाइट, ओके। ये थी हमारी एक ऑर्डिनरी लाइट जो हर जगह जाती है। अब विलियम नाइकोल नाम से एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रिज्म, दैट इज द नाइकोल प्रिज्म, उन्हीं के नाम से पढ़ा था क्योंकि ये उन्हीं ने दिया था। नाइकोल प्रिज्म से जब हम इस लाइट को पास करेंगे, जब हम इसको नाइकोल प्रिज्म से पास करेंगे, तब ये क्या करेगी, सीधी एक डायरेक्शन में जाएगी। जो ये हर जगह मूव कर रही थी, हर जगह जा रही थी, हर डायरेक्शन में, अब ये वहां ना जाने के बजाय एक सीधी डायरेक्शन में जाएगी, ओके। कुछ ऐसे। और जब ये लाइट इस तरह से जाएगी तब हम इसे कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब अभी तक जो हमारी लाइट थी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं, ये अनपोलराइज्ड लाइट थी। कौन सी लाइट थी ये हमारी? अनपोलराइज्ड लाइट। जब ये नाइकोल प्रिज्म से पास हुए, ये सीधी एक डायरेक्शन में चलेंगे। नाइकोल प्रिज्म जो होता है इसका काम यही है कि बाकी सारी डायरेक्शन जो कट कर देंगे और एक सीधी डायरेक्शन में इन्होंने इसको भेज देना। ये एक ऐसा पोलराइजर है। अब जब ये यहां से जाता है ना, फिर हम आगे इसके एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका क्या काम होता है? मेजर करना एंगल को, इन लाइट्स की एंगल को मेजर करना, ये कितने एंगल में जा रहे हैं और कितने एंगल में नहीं। ये है हमारा पोलैरिमीटर, पोलैरिमीटर, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन। ये जो हमने बीच में बनाया, ये क्या बनाया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इस पोलैरिमीटर से पास होगी, पास होने के बाद इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। पोलैरिमीटर है, ठीक है। पास होने के बाद इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या क्या है? एक तो ये कि ये लाइट स्कैटर्ड नहीं करेगी, नो स्कैटरिंग। और दूसरा ये कि ये लाइट स्कैटर कर जाएगी। एक आती है नो स्कैटरिंग और एक आता है स्कैटर कर जाएगी। अब जब ये लाइट स्कैटर्ड नहीं करेगी तब हम कहेंगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कब? जब लाइट स्कैटर्ड नहीं करेगी। और जब स्कैटर कर जाएगी तब हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। स्कैटर की हुई लाइट के पास भी फर्दर टू पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक कि ये लेफ्ट साइड जा सकती है, दूसरा कि ये राइट साइड जा सकती है। जब ये लेफ्ट साइड मूव करेगी, लेफ्ट साइड कुछ ऐसे मान लो, ये कुछ ऐसे गई लेफ्ट साइड पे,
और जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगी तब हम इसे कहेंगे लिवियो रोटेटरी। क्या कहेंगे? लिवियो रोटेटरी। ठीक है। और जब ये राइट साइड पे जाएगी तब हम क्या कहेंगे? मान लो कुछ ऐसे भी, यहां से ये आती है राइट साइड पे चलेगी, और जब ये राइट साइड पे जाएगी तब हम इसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कल क्लियर हो गया? जब ये लेफ्ट साइड जाएगी तब हम इसे लिवियो रोटेटरी के नाम से जानेंगे, और जब ये राइट साइड पे जाएगी तब हम इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इन शॉर्ट हम इन्हें लिखते हैं स्मॉल एल से और इसे लिखते हैं स्मॉल डी से। इतना क्लियर हो गया कि हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट थी जो अनपोलराइज्ड लाइट थी। जब ये नाइकोल प्रिज्म से पास हुई, नाइकोल जो थे एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं ने एक हमें इंस्ट्रूमेंट दिया था नाइकोल प्रिज्म। इन्होंने कहा कि जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को नाइकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो ये एक सीधी डायरेक्शन पकड़ लेगी और उस लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। दैट मीन्स अभी तक जो हमारी लाइट थी वो अनपोलराइज्ड लाइट थी। फर्दर हम इसको क्या करेंगे, एक पोलैरिमीटर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इन लाइट के एंगल को मेजर करता है। इसमें हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन है। जब हमने इसमें से इस लाइट को फर्दर पास किया, इसके पास आ जाती हैं फर्दर आगे दो पॉसिबिलिटीज, एक कि ये लाइट स्कैटर नहीं करेगी और एक जिसमें ये स्कैटर कर जाएगी। जिसमें नहीं करेगी वो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं दैट इज दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जहां पर ये स्कैटर कर जाएगी वो हम कहेंगे दैट इज दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं फर्दर उनके पास भी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या? कि या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट कर जाएगी या तो वो राइट साइड, यानी कि उसकी डेविएशंस आगे अलग अलग चले जाएंगे। वो किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। लेफ्ट साइड भी डेविएट कर हो सकती हैं और राइट साइड भी हो सकती हैं। जब वो लेफ्ट साइड होंगी तब हम उसे कहेंगे लिवियो रोटेटरी, और जब वो राइट साइड होंगी तब हम उसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब जब लिवियो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम इसको लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, मतलब इनके मैग्नीट्यूड होते हैं उनको नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। एक लेफ्ट साइड जा रही है और एक राइट साइड जा रही है। अब जब इनकी डायरेक्शंस जो होती है ना यहाँ वहां जाती हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर हो रही है, रेसमाइजेशंस हो रही है। और ये सारा का सारा होता है, ये आइसोमर्स बनाते हैं। कौन से आइसोमर्स हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये जो मिलकर बनाते हैं जिनमें यहाँ पर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड्स हो सकता है। जिनका हमने पढ़ा था आइसोमर्स में भी 11th में देखा था कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही हमने देखा था कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, सब कुछ सेम होता है। लेकिन अगर डिफरेंस उनमें आता है तो कहाँ आता है? उनके इन लाइट्स में आ जाता है। ठीक है, ये आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने ये चीजें देखी थी। ठीक है, दे डिफर इन देयर कि उनकी लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। एक बार थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। ये सिर्फ हमारी क्या थी कि किस तरह से हमने इसको अरेंज किया है, सॉरी किस तरह से ये लाइट पास हो रही है। फर्दर हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ये इतना समझ में आ गया कि ये डी और एन क्या चीज होती है। यही से कंसेप्ट हमारा आया था ऑप्टिकल आइसोमर्स का। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनकी डेंसिटीज कैसी है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हैं, सब कुछ सेम आता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। ओके, लेकिन डिफर कहां करते हैं? टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ लाइट।
हमने अभी देखा कि लाइट जो है वो लेफ्ट साइड भी रोटेट कर जाती है, लेफ्ट साइड भी डेविएट कर जाती है, और वो राइट साइड भी डेविएट कर जाती है। जब वो लेफ्ट साइड अपनी डेविएशन शो करती हैं उसको हम लिवियो रोटेटरी कहते हैं, और जब वो राइट साइड अपनी डेविएशन शो करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और वही तो है कि इनकी जब डायरेक्शंस अलग आने लग जाती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, डिफरेंस जो होता है वो कहाँ लाइक करता है, सिर्फ और सिर्फ कि डायरेक्शन ऑफ लाइट कैसी है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट कैसी है, और इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर हो गया इतना? ओके। इसके बाद हमारे पास कुछ और आ जाता है, जैसे मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या होती है, कायरलिटी क्या है, एनेंटियोमर्स क्या है, होते हैं। एक बार हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। उससे पहले मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हो गए, ये वो कंपाउंड होते हैं जो प्लस और माइनस आइसोमर्स शो करते हैं, यानी कि लिवियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स शो करते हैं। उन कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम लेते हैं इनैंशियोमर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड इनैंशियोमर्स। ओके, अब देखो यहां पर क्या था कि लियूस पास्चर 1848 की बात है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि कंपाउंड्स के कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो मिरर इमेजेस में लाइक करते हैं। मिरर इमेजेस क्या हुए, इसको देखने से पहले कुछ और पॉइंट से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर इन्होंने कहा नेक्स्ट कि जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल्स दे शो ऑप्टिकल रोटेशंस। ऑप्टिकल रोटेशन क्या हुए, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम बीच में कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमने पढ़ा था अभी पीछे डी एंड एल के बारे में, डायरेक्शन। ठीक है, जहां पर हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवियो रोटेटरी की बात की थी, क्योंकि डायरेक्शन ही तो सिर्फ आ रही थी, जो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड आ रही थी। ठीक है, वो आदतें हमारे ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। नेक्स्ट, जब इन्होंने ये बात कही इन द सेम ईयर, ठीक है, इन द सेम ईयर ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, वेंट हॉफ एंड सी बेल, इंडिपेंडेंटली इन्होंने कहा था कि एक्चुअली जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ये मॉलिक्यूल के 3D अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है, कि सेंट्रल कार्बन के अराउंड किस तरह से मॉलिक्यूल 3D में अरेंज किए गए हैं, वहां पे ये डिपेंड करती है। जो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ये उस पे डिपेंड करती है। ये किन्होंने कहा था, वॉन हॉफ और सी बेल ने उन्होंने कहा था जब लियूस पास्चर ने ये चीज कही थी कि बोथ द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल शो ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, अब जो हम मिरर इमेजेस की बात कर रहे हैं ना, ये मिरर इमेजेस क्या हैं और ये 3D अरेंजमेंट कैसी है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। देखो 3D अरेंजमेंट हमने जो देखी थी वो क्या थी कि कार्बन के अराउंड क्या होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होंगे। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो पूरी करनी होती है हमें। मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी है। एक आता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, 3D में हमने क्लास 11th में ये चीज देखी थी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। मान लो हमारे पास ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हैं। ये 3D रिप्रेजेंटेशन हमने कहा, ये किस तरह से 3D अरेंजमेंट यहाँ पे हो रही है। सी तो आ गया कार्बन, डी ई ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ये आ जाती है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये आती है 3D अरेंजमेंट, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं एक मॉलिक्यूल की। सेंट्रल कार्बन के अराउंड ये 3D अरेंजमेंट हो रही है मॉलिक्यूल के। उन्होंने कहा था कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो एक्चुअल में इस चीज पे डिपेंड करती है। अब ये क्या चीज है, हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखो इसकी हम बना लेते हैं मिरर इमेज। क्या होती है मिरर इमेज, बिल्कुल जैसे हम शीशे में देखते हैं। मिरर इमेज, जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई तो यहां पर आ जाता है बी, यहां पे आ जाएगा डी, और यहां पे आ जाएगा ई, और यहां पर आ जाएगा ए। ऐसे ही होती है मिरर इमेज।
है ना, ये तो क्लियर हो गया। जब हम इस वाले को 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, 180 डिग्री पे हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने पर क्या होता है कि जो अंदर होगा वो बाहर चला जाएगा। यानी कि अगर ये देखो, ये जो है ना डैश में, इसका क्या मतलब होता है कि ये वाला पार्ट, ये वाला डी का जो बॉन्ड है, ये अभी बोर्ड के अंदर है और ये बोर्ड के बाहर है, ये दोनों की दोनों प्लेन में है, ठीक है। सिमिलरली ये बोर्ड के अंदर है, ये बोर्ड से बाहर है। जब हमने इसको 3D में रोटेट किया तो बाहर वाला अंदर हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे था, 180 डिग्री पे जब हमने रोटेट किया, अंदर वाला और बाहर वाला रोटेट किया इस तरह से, यानी कि ये यहां मूव कर गया और ये यहां मूव कर गया। ओके, देखो यहां पर है हमारे पास एक ए मॉलिक्यूल जो इस कार्बन के साथ है, ये सी जो है ये कार्बन है हमारा, ठीक है। जो प्लेन में है वो तो एज इट इज रहे, लेकिन पहले हमारे पास अंदर जो था यहाँ वो क्या था, डी। जब हमने इसको रोटेट करवाया यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ई। और बाहर की ओर क्या मूव कर जाता है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो होते हैं, जो ऑब्जर्वर के पास होते हैं वो होते हैं, यहाँ पर आ जाता है डी, ठीक है। अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। जब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट करवाया तो 180 डिग्री रोटेट करवाने पर हमारे पास क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से। पहले हमने मिरर इमेज देखी, ये थी 3D अरेंजमेंट। एक कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप हमारे पास आते हैं और जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज बनाने पर हमारे पास कुछ ऐसा बना। ओके, जब हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट करवाया तो 180 डिग्री पे रोटेट करवाने पर जो हमारे पास अंदर था, बोर्ड के अंदर था, वो बाहर चला गया और जो बाहर था वो अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो था वो कहाँ था, बाहर, यहाँ पर अंदर हो गया। यहाँ पे बाहर अंदर था डी और यहाँ पर आके बाहर हो गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो मिरर इमेजेस की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास और भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा हटकर मिरर इमेज के बारे में समझे तो मान लो ये हमारे पास एक बॉल है, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी आ जाएगी। हमारे पास एक कोन है, इसकी मिरर इमेज भी बिल्कुल ऐसी आ जाएगी, ऐसा ही है ना। मान लो हमारे पास है हैंड है, ये हमारा हाथ, ठीक है। और अगर इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कैसी बनेगी, कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखो ये है हमारे हैं इनके मिरर इमेजेस और ये भी हमारे आ जाती है मिरर इमेजेस, सब मिरर इमेजेस। जो ये वाला हमारे पास बॉल था, इस बॉल को जब हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे, इस बॉल को जब हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ये बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा सुपर इम्पोज। सिमिलरली अगर हम इस कोन पे रखेंगे तो ये भी सुपर इम्पोज हो जाएंगे, यानी कि ये वाले जो हमारे पास हैं ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल हमारे पास सुपर इम्पोज्ड मॉलिक्यूल या सुपर इम्पोज्ड कंपाउंड है ये हमारे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि जो हमारा ये हैंड है, इस हैंड को जब हम इस हैंड पे रखेंगे, इस हैंड पे प्लेस करेंगे तब हमारा ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो हमारा थंब है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ये हमारा बिल्कुल ऐसे आ जाता है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से था हमारा हैंड। जब हमने इसको इस पे प्लेस किया तो ये इस तरह से आ जाता है, यानी कि हमारी फिंगर्स पे भी ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर डिफरेंट आ जाती है और सब इस तरह से क्या होता है कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। मिरर इमेजेस तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं है, और जब ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे तब हम इसे कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, और ये आ जाती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस।
ये आ जाती हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस और ये आ जाती है हमारी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। इतना क्लियर हो गया। जो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं ये होती हैं हमारी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये तो सुपर इम्पोजिबल है। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं इसको हम कहते हैं देयरफॉर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। और जो सुपर इम्पोजिबल होती हैं ये होती हैं देयरफॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। और यही तो हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के बारे में बात की, यही आ जाती है कि किस तरह से नॉन सुपर इम्पोजिबल को हम एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर है? ये तो हैं दोनों के दोनों मिरर इमेजेस, लेकिन एक सुपर इम्पोजिबल आ जाती हैं और एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट पता चल गया। इसी कंसेप्ट को सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम इस वाले कंपाउंड को इस वाले पे प्लेस करेंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल प्लेस हो जाएगा ना। हाँ, हो जाएगा प्लेस। यानी कि ये वाला इसको हम ए दे देते हैं, इसे बी दे देते हैं और इसे सी। जब हम ए को बी पे प्लेस करेंगे तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन क्या जब हम ए को सी पे प्लेस करेंगे तब ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई और इस पोजीशन पे डी। इसका मतलब जो हमारे ए और सी हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस शो करते हैं। क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि सुपर इम्पोज ही नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये तो हमारा मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के बारे में बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कायरलिटी। ये कायरलिटी क्या चीज होती है? आपने देखा कि हमारे पास ये कार्बन हमने अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लिए हैं, ए बी सी डी, ए बी ए डी। ठीक है, ए बी ई डी है हमारे पास जो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है। जब हमारे पास ऐसा कार्बन जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होते हैं देन हम कहते हैं कि वो कंपाउंड हमारा क्या बना? कायरल कंपाउंड बना। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कायरलिटी कहते हैं। जो हमारा ये कार्बन है इस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। क्या है ये हमारा? कायरल कार्बन, यानी कि जिसके पास 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। ओके, ए और बी की बात कर रहे हैं कि वो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ए और सी जो होते हैं वो ए और बी सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ए और सी सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसा कार्बन जिसके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसके अराउंड, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं और उस प्रोसेस को हम कायरलिटी कहते हैं। और ये कंपाउंड जो होता है इसको हम कायरल कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब ना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में पढ़ा था। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे स्कैटरिंग होती थी। इसका मतलब देखो, जो हमारे पास ये है ना कायरल कार्बन, ठीक है, इसको हम कायरल सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम कायरल सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कायरल सेंटर। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है वो होती है sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 फर्स्ट। सेकंड, हम ये कहते हैं कि जो ये हमारा कायरल सेंटर है ना, ये कायरल सेंटर ऑप्टिकली, कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये, तभी तो ये हमें क्या कंपाउंड्स देंगे? डी और एल की फॉर्मेशन देंगे। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे तो ये स्कैटरिंग शो नहीं करेंगे और वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तभी तो जाकर हमारी फर्दर जो हमारी लाइट है आगे जाएगी और वहीं से हमारे पास जो डेविएशंस आती हैं वो स्टार्ट होती हैं। ओके, अब ना सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में जो हमने पढ़ा, नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में हम ये कहते हैं कि जो हमारा ए और सी होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल है, देयरफॉर हम ये कहते हैं दे आर कायरल इन नेचर। इसका मतलब जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? ए कायरल होते हैं, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है वो क्या है? कायरल कंपाउंड्स हैं। क्लियर है? ओके, और ए और बी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं?
एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले। यहाँ पे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, which are non superimposable of each other, non superimposable of each other। तो ये क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स। यानी कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का पेयर चलता है ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए एक दूसरे के विचार, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल एक आ जाता है लेफ्ट डायरेक्शन में और दूसरा चला जाता है राइट डायरेक्शन में। डेविएशन हमने ऐसे ही पढ़ी थी। ठीक है, एल एंड डी के बारे में पढ़ा था। जब एक लेफ्ट में जाएगा एक राइट में जाएगा तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसलिए हम कहते हैं कि जो इनकी रोटेशंस होती हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वो इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल तो होती है, डायरेक्शन इनकी जो होती है वो क्या होने लग जाती है, अलग अलग डायरेक्शन चलने लग जाती है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दीज आर द इनएंशियोमर्स। क्लियर हो गया इनएंशियोमर के बारे में। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के बारे में भी हमने बात कर ली। कायरलिटी क्या होती है, वो कार्बन जिसके 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, और उसे ही हम कायरल सेंटर बी कहते हैं, और उनकी उस पूरे प्रोसेस को हम कायरलिटी कहते हैं। क्लियर है। और इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो पेयर्स होते हैं व्हेन दे आर नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर देन इट इज नोन एज इनएंशियोमर्स। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट आ जाता है, इसी में देख लेते हैं रेशमाइजेशंस। देखो रेशमाइजेशन क्या होती है, नेक्स्ट है हमारा ओके। ये क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जहां पे इनएंशियोमर को रेशमिक मिक्सचर में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ इनएंशियोमर्स into रेशमिक मिक्सचर। और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशमाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, रेशमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि जब इनएंशियोमर्स को हम रेशमिक मिक्सचर में कहते हैं उस प्रोसेस को हम रेशमाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये रेशमिक मिक्सचर क्या चीज होती है, ये वो मिक्सचर होता है जब हमारे पास, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर कंटेनिंग टू इनएंशियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। जब दो इनएंशियोमर्स इक्वल प्रोपोर्शन में अवेलेबल होंगे देन उस प्रोसेस को हम, उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर कहेंगे। और इस रेशमिक मिक्सचर की जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है, इस मिक्सचर की जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो कितनी होती है, 0। और ये 0 क्यों होती है, क्यों, क्योंकि रोटेशन जो होती है वो लेफ्ट साइड भी होती है, रोटेशन जो होती है वो राइट साइड भी होती है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड जब वो रोटेट कर रहे होते हैं तो रोटेशन करते करते वो आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या कहते हैं कि जो इनकी ऑप्टिकल रोटेशन आती है वो क्या आती है, 0 आती है। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रेशमाइजेशन के बारे में। रेशमाइजेशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होती है जहां पर इनएंशियोमर्स जो होते हैं रेशमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को रेशमाइजेशन कहते हैं। और रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, ये वो मिक्सचर होता है जिसमें 2 इनएंशियोमर्स होते हैं बट इन इक्वल प्रोपोर्शन होती है। और इसी रेशमिक मिक्सचर की जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो कितनी होती है, 0। अब इस रेशमिक मिक्सचर को ना हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए कुछ सफिक्सेस यूज करते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सफिक्स, बाय सम सफिक्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है
लेकिन डायरेक्शन अलग है, ठीक है। मान लो मैग्नीट्यूड है 50, राइट साइड पे 50 है तो लेफ्ट साइड भी 50 होगा, या राइट साइड कुछ भी होगा, जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेसमिक प्रोडक्ट है या रेसमिक मिक्सचर है? +15 एंड -50 हमने पढ़ा था जब हम डी एंड एल के बारे में पढ़ रहे थे, लिवर रोटेटर डेक्स्ट्रो रोटेटर में हमने पढ़ा था कि जब लेफ्ट साइड मूव करेगा, जब लेफ्ट साइड डेविएशंस होंगी तब हम नेगेटिव यूज करेंगे, और जब राइट साइड डेविएट करेंगे तब हम पॉजिटिव यूज करेंगे। वही कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। वहां पर जो हमने बात की थी ना वो यही था। इसका मतलब इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सफिक्स दैट इज +-, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं +-, और ये हम हमेशा कब लिखते हैं? बिफोर द नेम, +- बिफोर द नेम। जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, नाम लिखने से पहले ही हम क्या करते हैं? +- का यूज करते हैं। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं जैसे +- ब्यूटेन 3-ol, 2-ol आएगा, 3-ol कैसे आएगा? क्योंकि ब्यूटेन है तो सेकंड पोजीशन पे आएगा ना। ओके, +- ब्यूटेन 2-ol, यानी कि वो लेफ्ट साइड भी रोटेट कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? राइट साइड भी रोटेट कर रहे हैं। तो ये तो आ गया हमारा रेशमाइजेशंस के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, इसी के बाद इन्वर्जन और रिटेंशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।